डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम इमाम गज़ाली के एक वाक़े से स्टार्ट करते हैं। एक बार इमाम गज़ाली एक काफ़िले के साथ कहीं जा रहे थे कि उसे रास्ते में डाकुओं ने रोक लिया। तो वो सब से उनका मालो मता लूटने लगे। और जब इमाम गज़ाली के पास एक डाकू आया तो उनके पास एक थैला था जिसमें नोट्स थे जो उन्होंने पिछले 3 साल में बनाए थे। जब वो लेके जाने लगा तो इमाम गज़ाली ने उससे दरख्वास्त की कि ये जो थैला है इसमें कोई कीमती सामान वगैरह नहीं है, बल्कि इसमें मेरी जो है वो उम्र की कमाई है, मेरे वो नोट्स हैं जो मैंने इस क़याम के दौरान इकट्ठे किए हैं, यानी मेरा सारा इल्म है। तो डाकू ने जाते हुए एक बड़ी कमाल बात कही कि उसने कहा कि इस इल्म का क्या फ़ायदा है जो सिर्फ़ किताबी इल्म है। जो किताब है तो आपके पास है, किताब नहीं है तो आप आलिम नहीं हैं। वो आपका इल्म तो नहीं है, वो दर हकीकत किताब का इल्म है। तो इस लेक्चर में मैं आपको यही बात इस वाक़े से कन्वे करना चाहता हूँ कि किताबों पे डिपेंडेंट बिल्कुल ना हों। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ये एक बहुत बड़ी ख़ामी पाई जाती है या डाल दी जाती है कि वो चाहते हैं कि जैसे बिल्कुल पका पकाया खाना होता है, किताब भी या याद करने का मटेरियल भी वैसे ही हो। उन्हें कोई ऐसी किताब मिल जाए जो हर चीज़ को कवर करती हो और वो उसे हर्फ ब हर्फ याद कर लें। यकीन जाने इससे आपका ना अपना भला होता है, ना आप अपनी कौम का कोई भला कर सकते हैं, क्योंकि आप साइंस को पढ़ रहे हैं और साइंस में सब कुछ सोच पे मुनहसिर है। साइंस तस्लीम शुदा हक़ाइक़ को चैलेंज करने का नाम है, अपनी तरफ से उसमें अपनी थिंकिंग ऐड करने का नाम है। तो जब आप सिर्फ किताबों पे ही मुनहसिर रहेंगे और सिर्फ जुमले रटते रहेंगे तो उससे आप साइंस की कोई खिदमत नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जब भी किसी जॉब के लिए जाएंगे, बेशक रट्टा आपको रिटन टेस्ट पास करवा देगा, लेकिन आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस बुक डिपेंडेंस को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे आप रट्टे से जान छुड़ा सकते हैं। आपके पास एक पॉइंट है और वो आप कई क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको उसका कंसेप्ट है वो क्लियर है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स रट्टा लगाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये कंसेप्ट को नए सिरे से हमें याद करना पड़ेगा और वहाँ पे वर्डिंग और होती है, तो इससे उनका टाइम भी ज़ाया होता है और उनकी जो ओरिजिनलिटी है वो भी कायम नहीं रहती, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो भी कायम नहीं रहती। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हाइड्रोस्फीयर के बारे में है। इसे डिफ़ाइन किया जाता है हाइड्रोस्फीयर को लेयर ऑफ वाटर, ये पानी की एक लेयर है, एट आर नियर द अर्थ, और ये ज़मीन के करीब पाई जाती है, यानी पानी की लेयर जो ज़मीन पे पाई जाती है। अब ये वाटर जो है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ये फ्रोज़न फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। ये वाटर जो है ये ग्राउंड वाटर हो सकता है, वो पानी जो ज़मीन की सतह के नीचे मौजूद है। ये वाटर वेपर्स की सूरत में, बुखारात की सूरत में भी मौजूद हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो इसमें मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं हमारे पास, जैसे प्रेसिपिटेशन है, और इसमें साइंस को आप जब भी पढ़ें या कोई भी बुक पढ़ें तो उसमें आप आर्डर में थिंकिंग करना सीखें। चीज़ें जो हैं वो एक आर्डर में चलती हैं। अगर आप ये जैसे आप वर्ड दिए गए प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, परकुलेशन, इन्हें आप रैंडम भी याद कर सकते हैं, लेकिन जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसका एक सेंस बनता है। सबसे पहले प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है, बारिश के बाद पानी जो है वो ज़मीन पे बहता है जिसे हम रन ऑफ कहते हैं। वही पानी जो ज़मीन पे बह रहा होता है उसमें से कुछ ज़मीन जज़ब भी कर लेती है जिसे हम परकुलेशन कहते हैं। और ये जज़ब किया हुआ पानी जो है इसे जब पौधे की जड़ें या रूट्स वगैरह हासिल कर लेंगी तो फिर वो पानी जो है पौधों से बुखारात बन के निकलेगा जिसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, या इवेपोरेशन का प्रोसेस भी हो सकता है। तो ये एक पूरी सीक्वेंस है जिसमें वाटर जो है वो मूव कर रहा है और इन स्टेजेस से ही हमारा वाटर साइकिल बनता है। प्रेसिपिटेशन है, रन ऑफ है, परकोलेशन है, और इसी के नतीजे में जो है हाइड्रोस्फीयर जो है वो कायम होती है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। फ्रेश वाटर जो है वो हमारे पास ऐसा वाटर है जो हम यूजेबल है, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रिवर है, लोटिक सिस्टम है, या फिर हमारे पास लेक है जिसे हम लेंटिक सिस्टम बोलते हैं। और उसके बाद इसमें अगर आप पानी को देखें तो उसकी जो है तीन तरह की सूरत हाल आपके पास जो है वो हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक लेक है तो उसमें आपके पास उसके किनारों पे वाटर होगा, उसके दरमियान में वाटर होगा और उसकी गहराई होगी। अच्छा, मानिए कि आपके पास एक लेक इकोसिस्टम है, तो हमारे पास एक लेक जो होती है उसमें वाटर को हम तीन जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो होगा जो किनारों के पास पास होगा, उसे हम शैलो वाटर कहते हैं। दूसरा मेन वाटर बॉडी होगी जो उसका जो है मेन है वाटर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, या जिसे हम खुला दरिया बोल सकते हैं। नदी है तो उसका वो हिस्सा जहाँ पे जो है जो ओपन होता है उसे हम ओपन वाटर कहते हैं। और एक वो जोन भी होता है जो कि बिल्कुल जो है उसके बॉटम का हिस्सा होता है, पैंदे को होता है, तो उसे हम बॉटम जोन कहेंगे। इनके वैसे टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनके अपने अपने नाम हैं। तो हम ये जो है यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं इसमें कि लेक इकोसिस्टम आपके पास है और उसमें हमारे पास जो होगा शोर वाटर होगा, यानी जो उसके किनारों का हिस्सा है उसे आप कहेंगे लिटोरल जोन। उसके बाद आपके पास ओपन वाटर है जो मेन वाटर बॉडी है, जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, उसे हम कहेंगे लिम्नेटिक जोन। अब ये जो हमारा लिटोरल जोन है या लिम्नेटिक जोन है, इनके यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे या यहाँ पे जो मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे वो डिफरेंट होंगे उससे जो बॉटम में है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ रूटेड प्लांट्स हो सकते हैं और इसके अलावा फ्लाटिंग प्लांट्स जिन्हें हम प्लांक्टन्स कहते हैं वो भी यहीं पे मौजूद होंगे। अगर हम बॉटम की बात करें तो लेक का जो बॉटम होता है उसे हम प्रोफंडल जोन कहते हैं। और प्रोफंडल जोन जो है इसमें कोई लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही होती, इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे डिट्राइटस मौजूद होगा या फिर हमारे पास डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा, यानी गला सड़ा मवाद जो कि ऊपर वाले लेयर्स जो हैं उनसे यहाँ नीचे आ रहा है। और इसमें प्रोफंडल जोन और जो हमारे पास ऊपर वाला जोन है दो, उनमें यह भी फ़र्क है कि वहाँ पे लाइट पेनिट्रेट कर रही थी या लाइट मौजूद होती है, यहाँ पे सफिशेंट लाइट जो है वो मौजूद नहीं होती। इसी तरह जो अपर लेयर है उसे हम एपिलिम्नियन बोल सकते हैं और जो नीचे वाली लेयर है उसे हम हाइपोलिम्नियन का नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, अब यहाँ पे वो जो है पॉइंट्स से आपने कैसे उन्हें जो है एक्सप्लेन करना है या एक पॉइंट को एक पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है, इसमें हम ये भी समझेंगे। इम्पॉर्टेंस क्या है हाइड्रोस्फीयर की, कि वाटर जो है ये एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, बल्कि सेट ऑफ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो वाटर को इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ जो है वो बनाती हैं। तो इसमें वाटर जो है लिक्विड है और रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है, यानी ये रूम टेम्परेचर कमरा के दर्जा हरारत पर भी माय हालत में होता है। तो इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। इस तरह नेक्स्ट जो इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कि ये वाटर जो है एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, बल्कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी जो है क्योंकि ये हर चीज़ को अपने अंदर जो है हल कर लेता है, तो इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी, अब इसमें एक्सीलेंट सॉल्वेंट में आप जो है जानते हैं कि पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, तो आप इसका पॉइंट बना सकते हैं वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वो बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। तो आप लिख सकते हैं कि इट कैन डिज़ॉल्व मैनी सब्सटेंसेस या मैनी सब्सटेंसेस आर डिज़ॉल्व्ड इन इट। और इसके बाद जो है इस तरह से ये बहुत से केमिकल रिएक्शंस को सपोर्ट करता है। यानी अब जो मैं आपको बातें उर्दू में बता रहा हूँ ये आपकी आप इससे अपना एक कंसेप्ट बिल्ड करके और ख़ुद पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है फिनोमिनन ऑफ फ्लैटिंग ऑफ आइस ऑन वाटर। क्योंकि बर्फ़ जो है उसकी डेंसिटी जो है पानी से कम होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरते हुए एक आइस जो है अपनी लेयर बना लेती है और नीचे वाले पानी को कवर कर लेती है। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास आइस की लेयर बन जाएगी, जबकि नीचे जो है
वो वाटर जो है वैसे ही मौजूद रहेगा। तो इसमें हमारे पास आइस के नीचे वाटर की जो लेयर है वो वैसे ही रहती है, और इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा जैसे वाटर का टेम्परेचर होता है। यानी ये जो टेम्परेचर होगा ये ज़िंदगी को सपोर्ट करेगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ऊपर सिर्फ आइस होगी, नीचे वाटर होगा, और नीचे जो है इस तरह से जो पूरी वाटर बॉडी है वो फ्रीज़ होने से बच जाएगी। ये हमारे पास इसकी इम्पॉर्टेंस है फिनोमिनन ऑफ फ्लॉटिंग ऑफ आइस जो है इसकी, कि ये पूरी लेक को जमने नहीं देती बल्कि ये लाइफ को क्या करती है, सपोर्ट करती है, या फ्रीजिंग कंडीशंस में भी लाइफ को, ज़िंदगी को, या वहाँ पे मौजूद जानदारों को ज़िंदा रखने में, बरकरार रखने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हाइड्रोस्फीयर जो है या वाटर जो है इसका रोल है इन क्लीनिंग द एयर। ये हवा को क्या करता है, साफ़ करता है। इसका क्या मानी है, जो भी आपके पास एटमॉस्फेयर में जो है डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वाटर क्या करेगा, उनके गिर्द एक लेयर बना लेगा और उन्हें कवर कर लेगा। इसके अलावा जो भी वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ हैं या पोल्यूटेंट्स हैं वो वाटर के अंदर डिज़ाल्व हो जाएंगे। यानी अब वो मेन हवा का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि वाटर ने जो है उन्हें एक तरह से एक बाउंड्री के अंदर कवर कर लिया है, और इस तरह से हवा क्या हो गई है, क्योंकि उससे जो आलूदा मवाद है उसे अलग कर लिया गया है, तो हवा इस तरह से हमारे पास प्योर हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फ़ायदा क्या है, वाटर का स्टेबल टेम्परेचर रखता है वाटर बॉडी का, कि जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, या अगर हीट किया जाए ज़मीन को भी और वाटर को भी विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट या सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, अब इसका फ़ायदा इसमें जो है वाटर जो होता है उसका टेम्परेचर जो है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। उसकी वजह क्या है, वाटर की जो है जो इसमें वाटर की हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसका दर्जा हरारत जो है वो जल्दी तब्दील नहीं होने देती। इस तरह से एक स्टेबल टेम्परेचर रहता है जो कि लाइफ को क्या करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी से जुड़ा हुआ है कि जब किसी वाटर बॉडी या जो है ज़मीन को गर्म किया जाएगा तो वहाँ पे क्योंकि पानी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होता, तो वहाँ पे मौजूद हवा जो है उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और जो ज़मीन पे मौजूद हवा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, यानी वो गर्म हो जाएगी। तो जो हवा गर्म हो जाएगी वो उसका जो वेट है या जो दबाव है वहाँ पे कम हो जाता है। वाटर बॉडी में जो मौजूद एयर है वहाँ पे, और जो गर्म हवा होगी हमारी लैंड पे, क्योंकि वो ऊपर को उठती है तो वहाँ पे हवा का दबाव कम होता है, वाटर बॉडी में हवा का दबाव जो है वो ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो हवाएं हैं वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट से या समुंदर से ज़मीन की तरफ चलती हैं, और क्योंकि ये समुंदर से हवा आ रही है और ये फुल ऑफ वेपर्स होगी, इसमें बहुत से बुखारात होंगे, तो ये हवा फिर ज़मीन पे जो है बारिश बरसाने का भी बायस बनेगी। तो वाटर ही हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है एयर सर्कुलेशन के लिए, हवाओं के चलने में इसका रोल है, और इसकी वजह से इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है प्रेसिपिटेशन, कि ये बारिश बरसाने का भी बायस बनता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाइड्रोस्फीयर, और ये था हमारा आज का लेक्चर।